गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। दिस इज़ कंवरपाल सिंह। नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंट लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन की। एक्चुअल में साइमन कमीशन क्या था? ये साइमन कमीशन जो था टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक कमीशन था, और जिसका मेन जो हेड थे इसके सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। इसका मेन कारण था, जो साइमन कमीशन गठित करने का जो कारण था, उसका डिमांड थी, नेशनलिस्ट की डिमांड थी। नेशनलिस्ट की ये डिमांड क्या थी? दे वांट टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था उसके अंदर ये लोग नेशनलिस्ट थे, चेंज चाहते थे। तो ये जो साइमन कमीशन था, इट वाज अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग along with the other parties received the commission with the black flags and slogan go back साइमन। उन्होंने क्या स्लोगन लगाया उसके ऊपर? गो बैक साइमन। अब उसका मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि इस कमीशन के अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स थे, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, इंडियन मेंबर नहीं था। तो फिर क्या किया लोगों ने? कहा कि भाई तो ये हमारे हितों की क्या बात करेंगे। ठीक है, ये तो अपना फ़ायदा देखने के लिए आए होंगे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने इसको काले झंडे दिखाए। ठीक है, और स्लोगन लिखा गो बैक साइमन। ठीक है, और अक्टूबर 1929, मतलब ये 28 में आया था, एक साल के बाद में लगभग, द कमीशन रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर। तो इन्होंने कहा कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग इंडिया को जो है एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या की? दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो भी नेशनलिस्ट लीडर है, दे विल डिस्कस द इशू इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो उसमें इन लोगों का भी, आप फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइनिंग के लिए आप लोग राउंड टेबल के लिए आइए, और वहाँ बैठ के सारे ग्रुप जो है बात करेंगे। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। कौन सा सेशन हुआ? लाहौर सेशन। और कांग्रेस ने क्या किया, वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया और डिमांड रखी कि वी रिक्वायर द पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। अब यही डेट की वजह से, इसी डेट को हमेशा ध्यान रखने के लिए हमारी कंट्री के अंदर जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी डेट को इन्होंने वापस, हमारा जो रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर किया था वो 26 जनवरी, इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया था। तो इसी डेट को उन्होंने आगे ध्यान में रखने के लिए किया था। ठीक है, और 1930 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक नया एसोसिएशन बनाया, दैट इज़ नोन एज द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंट का पहला, सबसे पहले जो गांधी जी ने जब इसको स्टार्ट किया तो इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि, पहला तो कारण आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि साइमन कमीशन की वजह से, साइमन कमीशन ने हमारी कोई भी इस तरह की डिमांड्स को पूरा नहीं किया था, इस वजह से ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लाना पड़ा था। ठीक है, अब इसका जो मीडियम था, गांधी जी ने किस चीज़ को इसका मीडियम बना के इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया? इसका मीडियम था सॉल्ट। क्या था? सॉल्ट को एक मीडियम के तौर पर, क्योंकि सॉल्ट जो है अमीर गरीब सब लोगों, हर घर में उपयोग में लिया जाता था। और दूसरा जो उस टाइम में एक सॉल्ट टैक्स लगता था, और हर कोई आदमी सॉल्ट नहीं बना पाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा, और उसमें 11 डिमांड्स रखी। कितनी डिमांड्स रखी? 11 डिमांड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक की सबकी उसमें डिमांड थी। मतलब जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी भी डिमांड थी, और किसानों की भी डिमांड्स उसमें थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स था इसको ख़त्म करने के लिए उसने डिमांड रखी। क्यों? कि एज सॉल्ट वॉज द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी फॉर द कॉमन मैन के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ थी ये, और इसके ऊपर भी एक हैवी टैक्स इम्पोज किया हुआ था गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने कहा कि गवर्नमेंट वाज अस टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बाय द 11th मार्च। 11th मार्च तक इन्होंने कहा कि भाई हमारी डिमांड्स है, आप ये
एक्सेप्ट कर दिए, अगर नहीं करेंगे तो वी विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 12 मार्च को, कब 12 मार्च 1930 को, ये मैंने यहाँ पे एक मैप दिया है गुजरात का, ये साबरमती जो है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास में पड़ता है। अभी आज का जो गांधीनगर है, आज के गांधीनगर यानी गुजरात की कैपिटल में ये पड़ रहा है। तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को साबरमती आश्रम से स्टार्ट करने का 12 मार्च को स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मार्च चूज किया। मार्च मतलब इन्होंने एक यात्रा शुरू की जो कि साबरमती से स्टार्ट होके ख़त्म होती थी दांडी में। ये दांडी जो है एक कस्बा था गुजरात का, जो कि सी बीच पे पड़ता था और यहाँ पे सॉल्ट बहुत बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्टेड फ्रॉम द गांधी आश्रम इन साबरमती ऑन द 12 मार्च 1930 टू द गुजरात कोस्टल टाउन, ये कोस्टल टाउन था दांडी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी नियर अबाउट 240 माइल्स थी, मतलब साबरमती से दांडी की जो डिस्टेंस है 240 माइल्स है, राइट। और तो गांधी जी ने 12 मार्च को ये जो सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था और ये इनकी कंप्लीट हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। तो इसमें इन्होंने बीच में सब जगह से ये ऐसे ग्रामीण इलाकों से निकली, तो बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हुए और एक बहुत बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं जत्था इसके साथ में चल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये मूवमेंट था, जैसे ही गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करके, अब गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ जाके वायलेटेड द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट फ्रॉम द सी। उस टाइम में कोई भी आदमी सॉल्ट नहीं बना सकता था, उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन से बना सकता था। तो यहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाकर उस नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, तो अब इसका असर क्या हुआ, जल्दी ही ये जो आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, एंटायर नेशन। ठीक है, कॉलोनियल लॉ वर वायलेटेड। अब जो उपनिवेशिक सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसके जितने भी कानून थे उनको लोग भंग करने लगे। सॉल्ट वॉज मैन्युफैक्चरिंग इन द न्यूमरस प्लेसेस। इंडिया में सब जगह पे नमक बनाया जाने लगा। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। मतलब लीकर शॉप्स को पूरी तरह से उनके रास्ते जाम कर दिए गए, लोगों को आना जाना बंद करवा दिया कि भाई लीकर नहीं बेचोगे आप लोग। ठीक है, और पीजेंट्स थे उन लोगों ने रेवेन्यू पे करना मना कर दिया। चौकीदार थे उन लोगों ने चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, विलेज ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे उस टाइम में, जो पटवारी वगैरह जो भी थे, उन लोगों ने सब ने रेजिग्नेशन दे दिए, उन लोग कह दिया कि भाई हम लोग आपके साथ में अब काम नहीं करेंगे। बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट लॉ को भी लोगों ने वायलेटेड किया। ठीक है, और स्पेशली जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ से आप वुड वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों, तो आदिवासी लोग वगैरह और जो जितने भी जंगलों के आसपास गांव में रहने वाले लोग थे, इन लोगों ने भी क्या किया, जो फॉरेस्ट लॉ था उसको वायलेटेड किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ़ार खान को अरेस्ट किया। अब इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पेशावर में लीड किया था। पेशावर अभी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो पेशावर में इन्होंने लीड किया था। मई 1930 को गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और बहुत सारे वीमेंस, चिल्ड्रंस, उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे, फिर भी इन लोगों पे अटैक किया गवर्नमेंट ने और पुलिस वगैरह ने लाठी चार्ज किया। और नियर अबाउट 1 लाख पीपल्स वर अरेस्टेड। इसमें 1 लाख लोगों को करीब गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या था कि भाई गांधी जी को पहले ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए थे, लेकिन दूसरी वाली में ये गए वहाँ पे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंटरिंग इनटू द पैक्ट विद द वायसरॉय इरविन। अब इरविन के साथ में इनका एक पैक्ट हुआ था जिसमें इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी थी। एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो जब गांधी जी ने हाँ भर दी कि भाई मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाऊँगा, तब गवर्नमेंट ने भी क्या कहा कि भाई हम भी आपके जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको फ्री कर देंगे। ठीक है, दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू द लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट वाली में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन सेकंड वाली में गए थे। ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वाज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज एज नथिंग फ्रूटफुल केम आउट इन द, मतलब ये एक तरह से जो अंग्रेज़ों ने मतलब जो मास मूवमेंट चल रहा था, मास मूवमेंट से ध्यान हटाने के लिए गांधी जी को वहाँ ले गए, और वहाँ पे ऐसा कुछ फ़ायदे वाली बात हुई नहीं। ठीक है। तो गांधी जी फिर क्या हुआ कि डिससेटिस्फाई हो गए, और वापस जब ये आए 1934 में, इन्होंने इसको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रीलॉन्च किया। लेकिन तब तक क्या हुआ, लोगों का जोश ठंडा हो चुका था, और फिर ये आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। अगर गांधी जी उस टाइम में अगर यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नहीं जाते, तो हो सकता है और अच्छा रिजल्ट निकल सकता था इसका। ठीक है। अब लोगों ने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, जब क्योंकि गांधी जी के जो सबसे बड़े मूवमेंट थे, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसके बाद में जब गांधी जी ने साइमन कमीशन के बाद में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है। रिच पीजेंट्स कम्युनिटी, जैसे इसके अंदर दो तरह के लोगों को हम लोग बात करते हैं, गुजरात के पाटीदार्स और यूपी के जाट्स थे। इन लोगों ने इसमें खूब भाग लिया। ठीक है। ट्रेड डिप्रेशन हो गया था, प्राइसेस बिल्कुल कम हो गई थी। ठीक है। कैश इनकम लोगों के पास बहुत कम रह गई थी, तो रिच पीजेंट कम्युनिटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दे डिसाइडेड टू अपोज द हाई रेवेन्यू डिमांड्स, जितने भी ज़्यादा इनसे राजस्व वसूल किया जाता था, उसको इन्होंने कहा कि भी कम करो। ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट इनका मेन मकसद था कि अपनी जो हाई रेवेन्यू डिमांड थी उनको कम करवाया जाए। ठीक है। पूरर पीजेंट थे, उन लोगों ने को भी डिफ़िकल्टी हुई। ठीक है। कि भी इन लोगों को भी रेंट देने में बहुत परेशानी होती थी, कि इतना ही प्रोडक्शन होता था वो भी गवर्नमेंट ले लेती थी। ठीक है। और इनकी भी कैश इनकम डाउन हो गई थी, तो दे वांटेड टू अनपेड द रेंट लैंडलॉर्ड टू द रिमिटेड। अब ये जो छोटे किसान थे, ये क्या बड़े लैंडलॉर्ड्स के वहाँ काम करते थे, तो इन्होंने कहा कि भाई लैंडलॉर्ड हमसे टैक्स ना ले। ठीक है। बिजनेस क्लास को प्रोटेक्शन चाहिए था, किसके अगेंस्ट में, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स। अब फॉरेन गुड्स क्या है, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने यहाँ पे जितना भी मटेरियल बनता था उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे, और बाहर से आने वाला ड्यूटी फ्री मटेरियल होता था। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ का जो लोकल मार्केट का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता था। ठीक है। तो इन लोगों ने कहा भाई हमारा भी ये फ़ायदा होना चाहिए, और रुपीज़ स्टर्लिंग का फॉरेन एक्सचेंज रेशियो था वो डिस्करेज हो गया। ठीक है। किसकी वजह से, इंपोर्ट की वजह से। दे आल्सो अपोज द कॉलोनियल पॉलिसी, और इन लोगों को कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी जो लोकल बिजनेसमैन के लिए वो ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। एक पुरुषोत्तम दास जी, ठाकुरदास और ये जीडी बिरला, ये जो थे उस टाइम के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे इंडिया के। ठीक है। इन लोगों ने भी कॉलोनियल कंट्रोल के कॉलोनियल जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कॉलोनियल कंट्रोल था, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप जो ये है हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो आपका कंट्रोल है उसको लूज़ करो। ठीक है। और इन लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, जहाँ भी गांधी जी वगैरह को पैसे की ज़रूरत थी या सामान की ज़रूरत थी, तो इन लोगों ने अवेलेबल करवाया था। ठीक है। अब ये जो था हमारा सिविल डिसोबीडियंट, ये फेल हो गया था। अब फेल होने के कुछ कारण थे। ठीक है। तो मैं वो कारण आपको बता देता हूँ। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी। अब इसमें क्या है कि इसको जो रिच पीजेंट कम्युनिटी जिसके पाटीदार और जाट्स वगैरह थे, इनकी कोई भी डिमांड को पूरा ही नहीं किया गया, उससे पहले ये विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब दोबारा 1934 के अंदर ये स्टार्ट किया गया, तो इन्होंने किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। और कांग्रेस भी अनविलिंगली इसको सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। ठीक है। ड्यू टू फियर ऑफ अपसेटिंग ऑफ द रिच पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो कांग्रेस को क्या है कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, उनसे नाराज़गी का खतरा था, इसलिए इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी क्या कि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी मतलब पंजाब में और जो वेस्ट बंगाल थे, यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जो है हिंसा पे उतर आए थे, जैसे सरदार भगत सिंह जी वगैरह, ये जितने भी लोग थे, तो इस वजह से ये एक्टिविटी बढ़ रही थी।
तो इसकी वजह से क्या है कि बिज़नेस वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस थे, ठीक है। और दूसरा है जो सोशलिज़्म था वो भी धीरे धीरे यूथ लोगों में बढ़ रहा था, जिससे कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो डर रहे थे। और उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। तो इसकी वजह से भी ये एक रीज़न था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर होने की वजह से भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा था। इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उन लोगों ने एक नागपुर को छोड़ के कहीं पे भी इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, वो अपना काम कर रहे थे, ठीक है। दलित जो थे दे डिड नॉट पार्टिसिपेट एज द कांग्रेस साइडेड विद द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। तो इन्होंने भी क्या कि कांग्रेस की तरफ से कोई इन्होंने भी भाग नहीं लिया, ठीक है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ आल्सो, जो मुस्लिम से इन लोगों ने भी वापस इसमें इतना ज़्यादा नहीं लिया। इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कि हिंदू की मेजोरिटी वाली पार्टी है कांग्रेस और हिंदू अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ठीक है। और दो ये डेट आप ध्यान रखना, एक तो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस, ये 1920 में की थी। और एक अभी भी ये है फॉर्मेशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसको बोलते हैं। ये हमारे शेयर मार्केट की एक मेन कंपनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन भी 1927 हुआ था, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो समरी है वो थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए कि साइमन कमीशन से हमने स्टार्ट किया था, ये 1928 में आया था। और इसका मेन जो मोटो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंज करने का था, ठीक है। उसके बाद में 1929 के अंदर लाहौर सेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसके अध्यक्ष उस टाइम में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो मीडियम बनाया गया था वो सॉल्ट को बनाया गया था, क्योंकि सॉल्ट जो है सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी और हर घर में अमीर हो या गरीब हो सबको सॉल्ट डेली फूड में एक नेसेसरी कमोडिटी थी, इसलिए चाहिए था। और सॉल्ट मार्च वाज स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू द दांडी, और ये 240 माइल्स की डिस्टेंस थी। 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था 1930 को, और 6 अप्रैल को ये गांधी जी दांडी पहुँचे थे, ठीक है। अब इसका जो स्प्रेड था आप लोगों ने देखा पूरी कंट्री में फैल गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और पार्टी लोगों का हमने देखा कि सब तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। और कॉजेज ऑफ द फेलियर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे थे कि लोगों ने इसको अच्छी तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फेल रहा। तो कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चन मैंने डाला इसमें। वाई डिड द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी बिकम एक्टिव इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये हमने बात की थी। वो लोग अपने रेवेन्यूज़ को डिक्रीज़ करवाना चाहते थे, ठीक है। पेशावर में मैंने बात की थी कि किसने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लीड किया था, खान अब्दुल गफ़ार खान। इनको फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी भी कहते थे, और ये बहुत ही अच्छे गांधीवादी नेता हुए हैं, ठीक है। राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन 1928 में पहुंचा था तब लोगों ने उसका बहुत अपोज किया था। तो इसकी आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट टाइप बना के लिखिए। डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर वाई इट वॉज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। अब ये मैंने आपसे बात की थी सॉल्ट मार्च को, सॉल्ट को ही गांधी जी ने मीडियम क्यों बनाया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, कि सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सॉल्ट एक नेसेसरी कमोडिटी थी, जो चाहे कितना भी रिच पर्सन हो उसके भी घर में थी और पुअर था उसके भी था। और सबसे बड़ी चीज़ इसके पीछे सॉल्ट को लेने का था कि सॉल्ट के ऊपर एक सॉल्ट लॉ बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, और इसकी वजह से कोई भी इंडियंस विदाउट परमिशन सॉल्ट नहीं बना सकता था, और सॉल्ट के ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैव अ फ्रूटफुल डे और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।